वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 272 है। ये टेस्ट सीरीज यूपी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 272 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पहला प्रश्न इंडियन पॉलिटी का है। संसदीय अनुमोदन के बिना आपातकाल की घोषणा कितनी अवधि तक प्रभावी रह सकती है? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर? देखिए 6 महीने तक यह प्रभावित रह सकती है। 6 मंथ सी है इसका आंसर। आपातकाल की घोषणा शुरू में संसदीय अनुमोदन के बिना 6 माह तक प्रभावी रह सकती है, हालांकि इसे संसदीय मंजूरी से बढ़ाया जा सकता है, तो सी करेक्ट है। जब प्रोटीन विकृतीकरण से गुजरता है तो क्या होता है? प्रोटीन विकृतीकरण से गुजरता है तो क्या होता है? यह अधिक संचरित हो जाता है, वह अपनी जैविक क्रियाशीलता खो देता है, यह अतिरिक्त कार्य प्राप्त करता है, यह जल में अधिक घुलनशील हो जाता है। क्या होता है? जब प्रोटीन विकृतीकरण से गुजरता है तो अपनी जैविक क्रियाशीलता खो देता है, भी है इसका आंसर। देखिए विकृतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्रोटीन ऊष्मा पीएच में परिवर्तन या रासायनिक अभिकर्मक जैसे कारकों के कारण अपनी जैविक क्रियाशीलता और अक्सर अपनी त्रिआयामी संरचना खो देता है, तो बी करेक्ट है। तीसरा प्रश्न करंट अफेयर से है। निम्नलिखित में से किसे पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से? इन्हीं को किया गया है। क्या है इनका नाम? इनका नाम है माइकल रोशेन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रसिद्ध कवि और लेखक माइकल रोशेन को उनके साहित्यिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। रोशेन को अपने कार्य और प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए कविता को सुलभ बनाने के लिए जाना जाता है। उनके विषय प्रायः सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक होते हैं। पेन प्रिंटर पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2009 में इंग्लिश पेन संस्था द्वारा की गई थी, जो एक वैश्विक साहित्यिक नेटवर्क का संस्थापक केंद्र है। यह संस्था साहित्य और मानवाधिकारों को बढ़ावा देती है। यह पुरस्कार हर साल यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड गणराज्य, राष्ट्रमंडल अथवा पूर्व राष्ट्रमंडल में रहने वाले किसी लेखक को प्रदान किया जाता है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के पिछले प्राप्तकर्ताओं में हनीफ कुरैशी, लेमन सिस्से और मैलोरी ब्लैकमैन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। यह जैव विविधता के क्षरण, जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण का सामना करने के लिए समर्पित एक प्रकार की निधि है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी की स्थापना 1992 में की गई थी, रियो समिट में। गलत है पहला स्टेटमेंट, न कि 2015 में। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तो बी करेक्ट होगा इसका केवल। वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF की स्थापना वर्ष 1992 के रियो अर्थ समिट के दौरान की गई थी, न कि 2015 में। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। यह एक प्रकार की निधि है जो जैव विविधता के नुकसान, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और भूमि एवं महासागर स्वास्थ्य के क्षरण का सामना करने के लिए समर्पित है, तो दूसरा वाला हो गया सही। इसके तहत 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों हेतु वित्त सहायता प्रदान की जाती है। कौन कौन से हैं वो 5 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन? पारा पर मेरी माता अभिसमय, दूसरा है स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय। अभिसमय की इंग्लिश होती है कन्वेंशन। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन। चौथा है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। और 5वां है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित भू आकारिकी में सर्क किससे संबंधित है? काष्ठ भू आकार की, तटीय भू आकार की, हिमानी भू आकार की, जलीय भू आकार की? किससे संबंधित है बताइए? ए या सी? सी हिमानी भू आकार की। ज्योग्राफी का प्रश्न है। सर्क एक प्रकार का अपरदनात्मक भू आकृति है जो हिमनदों द्वारा निर्मित होता है, इसलिए इसे हिमानी भू आकारिकी में गिना जाता है। यह प्रमुख रूप से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्क को स्कॉटलैंड में कोरी, वेल्स इंग्लैंड में CWM के रूप में भी जाना जाता है। सर्क जो है गहरे होते हैं, लंबे होते हैं और चौड़े गर्त होते हैं, जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्रायः इन गर्तों में देखने को मिलती है और इन झीलों को सर्क झील या टार्न झील कहते हैं, तो सी करेक्ट है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का सवाल है ये। KIC 734028V क्या है ये? नासा का कोई अंतरिक्ष यान है, एक क्रिप्टो करेंसी है, एक ग्रह है, या फिर इसरो द्वारा निर्मित कोई सुपर कंप्यूटर है? KIC 734028 ये है एक प्लेनेट, एक ग्रह जो हाल ही में खोजा गया है गोल्डी लॉक जोन में। देखिए, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों के द्वारा 17 नए ग्रहों की खोज की गई है जो सौरमंडल के गोल्डी लॉक जोन में स्थित हैं। खोजे गए 17 नए ग्रहों में एक दुर्लभ ग्रह KIC 734028V शामिल है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन एक ऐसा जोन है या एक ऐसा क्षेत्र है अंतरिक्ष में जहां ऐसे ग्रह पाए जाते हैं जिनमें जीवन की संभावना होती है। नंबर 7 पर आ जाइए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इनमें बरीद शब्द की सही व्याख्या करता है या अर्थ है? कौन होता था वरीद? सैन्य अधिकारी, गुप्तचर, राज्य पत्राचार अधिकारी या राजस्व संग्रहकर्ता? मध्यकालीन भारतीय इतिहास में वरीद होता था गुप्तचर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, दिल्ली सुल्तानों ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई विभागों की स्थापना की और सबसे महत्वपूर्ण विभाग थे दीवान ए अर्ज जो कि एक सैन्य विभाग था, दीवान ए रिसालत और दीवान ए ईशा। दीवान ए रिसालत जो कि एक धार्मिक मामलों का विभाग था, दीवान ए ईशा जो कि राज्य पत्राचार से संबंधित था। बरीद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में नियुक्त किए गए खुफिया एजेंट थे, यानी गुप्तचर थे। सुल्तान को गुप्त सूचना देने के लिए तैनात किए गए थे। वो केवल अमीरों को मुख्य वरीद के रूप में नियुक्त किया जा सकता था जिसे सुल्तान का पूर्ण विश्वास होता था। ठीक है, केवल अमीरों को। तो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को वर्ष 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में पूछ रहे तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। किसको दिया गया है? स्वाति नायक को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक, जिन्हें ओडिशा में स्थानीय समुदाय द्वारा प्यार से विहाना दीदी या सीड लेडी के नाम से जाना जाता है, इनको वर्ष 2023 के नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम हरित क्रांति के जनक और वर्ष 1970 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर रखा गया है। देखिए, इस पुरस्कार के तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार दिया जाता है और साथ ही मैक्सिको के खेतों में काम करते हुए डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग की छवि भी प्रदान की जाती है। तो कहाँ के थे ये? संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। ये प्रश्न यूपी PCS में पूछा गया था कि नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ के थे 17 या 18 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। गोरखनाथ के अनुयायी नामपंथी दक्कन और पश्चिमी भारत में लोकप्रिय थे। इस दौरान सबसे सुप्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किया गया था। कौन सा इसमें सही है? देखिए, गोरखनाथ के अनुयायी नामपंथी जो थे वो उत्तर भारत में लोकप्रिय थे। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। इस दौरान सबसे सुप्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किया गया, फॉर एग्जांपल दिलवारा जैन मंदिर। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला ही सही होगा, बी। देखिए, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में इस धारणा का विकास हुआ कि एक उपासक जादुई शब्दों यानी मंत्रों का उच्चारण करके विभिन्न प्रकार के रहस्यवादी इशारे करके अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकता है। कई हिंदू योगियों ने इस प्रकार की प्रथाओं को अपनाया। उनमें सबसे लोकप्रिय नामपंथी थे। ये गोरखनाथ के अनुयायी थे और पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय थे, न कि पश्चिमी भारत में। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। जैन धर्म इस अवधि के दौरान मुख्य रूप से व्यापारिक समुदाय के बीच लोकप्रिय बना रहा। गुजरात के चालुक्य शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जैसे कुछ शानदार जैन मंदिर इस दौरान ही बनाए गए और मालवा के परमार शासकों ने भी जैन मुनियों की अनेक विशाल प्रतिमाएं बनवाई। तो दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ 5 आई अलायंस?
यानी निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइव आइज अलायंस का भाग नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और जापान। देखिए, फाइव आइज अलायंस में संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान नहीं है, भारत आता तो वो भी नहीं है, चीन आता तो वो भी नहीं है। फाइव आइज एक खुफिया गठबंधन है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, साथ ही उसी महाद्वीप में स्थित है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ये देश बहुपक्षीय यूके और यूएसए समझौते के पक्षकार हैं जो सिंगल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए एक संधि है। कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो आसपास ही याद रखिए, और यूनाइटेड किंगडम को याद रखिए। 1 2 3 4 5 है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में बैगन ट्रेजेडी घटना किस आंदोलन या विद्रोह से संबंधित है? वैगन ट्रेजेडी, मोपला, संथाल, मुंडा या नील? देखिए, यह है मोपला विद्रोह से संबंधित। ए है इसका आंसर। बैगन ट्रेजेडी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के खिलाफ अपनाई गई दमनकारी घटनाओं में से एक प्रमुख घटना थी। बैगन ट्रेजेडी का संबंध मोपला विद्रोह से है। इस घटना में लगभग 60 मोपला कैदियों को रेल के मालवाहक डिब्बे यानी वैगन में बंद करके मौत के घाट उतार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ए करेक्ट है। इंडियन पॉलिटी से 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में स्थापित किया गया था? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रुकिए, ये बी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल बने इनसे। इन मामलों को कालानुक्रम भी पूछ लेते हैं, कौन सा सबसे पहला, उसके बाद सबसे बाद। देखिए, यहाँ उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, 1973 का। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 का, इसमें दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संविधान की उस मूल संरचना को निर्धारित किया गया जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। इस मामले में क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय खंडपीठ ने 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया कि संसद को संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने से रोका जाना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट किया कि संविधान के कुछ हिस्से इतने अंतर्निहित एवं महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें संसद द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 जो कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, के तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो डी करेक्ट है। ठीक है, यह जो मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो गोलकनाथ मामले में निर्णय दिया था, तो उस निर्णय को बदल दिया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल के दौरान हिंदी साहित्य की शानदार कृतियों में से एक पद्मावत संकलित की गई? पद्मावत जो कि रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, किसके शासनकाल के दौरान ये पूरी की गई? अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं, बाबर। शेरशाह सूरी के शासनकाल में। देखिए, शेरशाह सूरी वर्ष 1540 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और 1555 तक उसने शासन किया। शेर खान की उपाधि उन्हें या उसे उसके संरक्षक द्वारा बाघ को मारने के लिए दी गई थी। वह न केवल एक योग्य प्रशासक था और योद्धा था, बल्कि कला और साहित्य का महान संरक्षक भी था। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान हिंदी साहित्य पर बेहतरीन कार्यों में से एक पद्मावत को पूर्ण किया 1540 में। सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? बहरीन, कतर, यमन, ओमान। बहरीन है, कतर है, ओमान है, इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात है, यमन नहीं है। देखिए, खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की स्थापना 1981 में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के बीच उनके विशेष संबंधों, भौगोलिक निकटता, इस्लामी मान्यताओं पर आधारित समान राजनीतिक व्यवस्थाओं, संयुक्त नियति और सामान्य उद्देश्यों के मद्देनज़र एक समझौते के द्वारा की गई थी। तो यमन नहीं है इसमें। नंबर 15 पर अजय, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला शब्द है डेनिसोवंस का संबंध है किससे?
डायनासोर से, पर्वत श्रृंखला से, मानव वंश से, दक्षिण भारत की एक गुफा से, किससे? डेनिसो वंश। ये लग रहा होगा कि डायनासोर से है, लेकिन डायनासोर से नहीं है ये। और ये दक्षिण भारत की कोई गुफा भी नहीं है, पर्वत श्रृंखला भी नहीं है, मानव वंश से इसका संबंध है, ये है इसका आंसर। डेनिसो वंश एक विशिष्ट मानव वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे मुख्य रूप से साइबेरिया और तिब्बत में खोजे गए अवशेषों से पहचाना जाता है। ये सैकड़ों हजारों वर्ष पहले रहते थे और कुछ समान क्षेत्रों में नियंडरथल और प्रारंभिक आधुनिक मनुष्यों के साथ अंतर प्रजनन जैसी गतिविधियां भी हुईं, जिस कारण वर्तमान मानव आबादी में उनके आनुवंशिक गुण देखे जा सकते हैं। डेनिसो वंश की पहचान साइबेरिया में डेनिसोवन गुफा में पाए गए लगभग 40,000 वर्ष पुराने खंडित उंगली की हड्डी और दांतों की खोज के बाद हुई। तो विकल्प ए करेक्ट है। डेब्रीगढ़, डिब्रूगढ़ नहीं है, डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में, असम में। डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में समाचारों में रहा, उड़ीसा का है ये। देखिए, उड़ीसा के बरगढ़ जिले में स्थित डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को आसपास रहने वाली मानव बस्ती से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। राज्य वन और पर्यावरण विभाग के अनुसार डेब्रीगढ़ अभयारण्य, जिसे एक बाघ अभयारण्य बनने का प्रस्ताव है, इसमें बड़े और मांसाहारी पशुओं के लिए शिकार की बहुत संभावना है। यह अभयारण्य भारतीय बाइसन, जंगली सुअर, सांभर और मोर जैसे जानवरों का निवास स्थान है। इस अभयारण्य में 4 सींग वाला मृग रहता है, जो कि IUCN की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल है। इस अभयारण्य की प्रसिद्धि का एक अन्य कारण है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के दौरान इसी अभयारण्य के भीतर अपना ठिकाना बनाया था। वो स्थान का नाम क्या है? बारा पथारा। ठीक है, बारा पथारा में, जो इसी के अंदर है वो क्षेत्र। नंबर 17 पर अजय, AI चैटबॉट को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। क्या है AI चैटबॉट इनमें से? योजना निर्माण में उपयोग की जाने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में, आवास निर्माण में उपयोग की जाने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में, मैसेजिंग ऐप्स में उपयोग की जाने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में, या कृषि उपकरणों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह ऑप्शन नंबर है, मैसेजिंग ऐप्स में उपयोग की जाने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में। देखिए, AI चैटबॉट की बात करें तो चैटबॉट्स, जिसे चैटरबॉट्स भी कहा जाता है, मैसेजिंग ऐप्स में उपयोग की जाने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक रूप है। यह टूल ग्राहकों के लिए सुविधा में वृद्धि करता है। ये वे स्वचालित प्रोग्राम हैं जो ग्राहकों के साथ एक इंसान की तरह संवाद करते हैं, और इसके लिए बहुत कम या ना के बराबर खर्च की आवश्यकता होती है। आपने यूज़ किया हो तो। कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले फेसबुक मैसेंजर चैटबॉट के साथ साथ अमेजन का एलेक्सा, चैट GPT हो गया। इसके अतिरिक्त एप्पल डिवाइस जो होती है, उसमें जो सीरी होता है, हे सीरी, वो भी ये सब क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट करते हैं, और इसके अच्छे उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड विशेष रूप से संबंधित है किससे? MICR। बैंकिंग प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, खेल प्रबंधन, कृषि प्रणाली। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक 9 अंकीय कोड है जो एक बैंक की विशेष शाखा की पहचान करने में मदद करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का हिस्सा है। तो ए करेक्ट है। यह कोड बैंक द्वारा जारी किए गए चेक पर पाया जा सकता है और आमतौर पर खाता धारक को जारी की गई पासबुक पर मुद्रित होता है। MICR कोड का मुख्य उद्देश्य है मशीनों में जमा किए गए चेक को क्लियर करना। यह कोड त्रुटियों से बचने में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। पॉलिटी का हिस्ट्री का प्रश्न है। 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? शाइस्ता खां, जयसिंह, जसवंत सिंह, दिलेर खां। क्या है इसका आंसर? शाइस्ता खां नहीं है, दिलेर खां नहीं है, बताइए। जसवंत सिंह या जयसिंह? जयसिंह, बी।
देखिए 1665 में शिवाजी ने मुगल सेनानायक मिर्जा राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के दरबार में मनसबदार या सेनापति था। 20वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में दीपमालिका से आशय है क्या है? योगासन क्रिया से, मंदिर के स्थापत्य लक्षण से, एक त्योहार है, या नाट्य कला के एक रूप से। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में दीपमालिका क्या है? दीपमालिका है एक त्योहार, एक फेस्टिवल। सी। देखिए दीपमालिका जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पर्व है यानी त्योहार है। यह पर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी के निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्ति महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता क्या है? यह मान्यता है कि तीर्थकर महावीर स्वामी का कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को समापन यानी अवसान हुआ यानी उनकी मृत्यु हुई, और अमावस्या के प्रातः काल में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ यानी मोक्ष, उसके कुछ समय के बाद मरने के। और इस दिन श्रद्धालु जो होते हैं वो भगवान महावीर की पूजा करते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। तो सी करेक्ट है। देखिए कुछ बिल्डिंग में बगल में जो है कोई काम वाम हो रहा है, उसकी वजह से काफ़ी नॉइस जो है इस टेस्ट में देखने को मिली होगी आपको। तो 20 प्रश्न थे ये इंपॉर्टेंट, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।